बुआ जी की 50 ननदें। सुबह सुबह प्रेम और नेहा टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी अपनी बहू की खाली प्लेट देखकर सोफे पर बैठा महेश अपनी बीवी सुजाता को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे सुजाता जी, कितनी देर? बहू के प्लेट का पराठा खत्म हुए 5 मिनट हो गए। बहू तो मुंह खोलकर सामने से मांगेगी नहीं, आप तो लेकर आइए। ये सुनते ही सुजाता रसोई से आवाज लगाती है, हाँ जी अभी आई। सुजाता अपनी बहू नेहा को परोसने के लिए फौरन गर्मा गर्म पराठा लेकर बाहर आती है और नेहा के प्लेट में रखते हुए कहती है, बताइए, मैंने तो पराठे बनाकर रखे थे। मुझे लगा जैसे बहू कहेगी मैं पराठा लेकर आ जाऊंगी, वरना एक बार में ज्यादा पराठे प्लेट में रखने से ये होता है ना कि पंखे से पराठा ठंडा हो जाता है, और पराठों का मजा तो गर्मा गर्म खाने में ही है। आप इतना भी मत कीजिए ना मम्मी जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अरे इसमें क्या शर्मिंदा बहू, घर पर रहकर तूने भी कम सेवा नहीं की हमारी, और जब मैं प्रेम के लिए पराठे बना सकती हूँ, उसे बिठाकर खिला सकती हूँ, तो तुझे क्यों नहीं है? ऐसे बहू का शर्माना समझ में आता है, पर प्रेम तूने क्या मुंह में दही जमा कर रखी है? बोल देता कि पराठे खत्म हो गए। हाँ बस मचा दो भोकाल, घूम फिर कर हमें बजाना नहीं भूलती तुम अम्मा। भूलो मत, तुम्हारी इस बहू को इस घर में हम ही लेकर आए थे। और अच्छा है चुप है, जिस दिन ये बोलने लगी ना उस दिन तुम ही कहोगी तुम्हारी लाई हुई टीवी ज्यादा आवाज करती है, चैनल बदल कर प्रवचन पर स्विच लगा दे। खा बहू, पेट भर कर खा, आज इतने दिनों बाद तुम फिर से ऑफिस जाने वाली हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मम्मी जी कि ये डिसीजन ठीक है, मतलब अभी भी आई एम नॉट श्योर। ऐसा होता है बेटा, जब गर्मी की छुट्टियों के बाद फिर से स्कूल खुलते हैं ना तो बच्चे भी स्कूल जाना नहीं चाहते। तो तूने तो पूरे 3 साल की छुट्टी ली थी बहू। विनायक की फिक्र मत कर, विनायक के साथ मैं हूँ, तेरी सास है, हम मिलकर संभाल लेंगे हमारे पोते को। तू आराम से ऑफिस जा। और आए दिन जो मेहमान आते रहते हैं पापा जी, हमारे यहाँ तो वर्किंग बहू को कितने ताने मिलते हैं, ये तो आपसे छिपा नहीं है। तो शादी के बाद भी तो तुम काम कर रही थी, किसी को खबर लगने दी क्या हमने? क्यों टेंशन लेती हो? लोगों की सुनना छोड़ो, जब तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे साथ है तो फिर किस बात की टेंशन। ये लो मिठाई खाओ और अपने ऑफिस के बारे में सोचो। नया ऑफिस, नए दोस्त, हाय हाय मैडम के तो ठाट है भाई। आज अपनी डिलीवरी के पूरे 2 साल के बाद नेहा फिर से ऑफिस जा रही थी, और वो भी इसलिए हो पा रहा था क्योंकि उसकी सास रसोई संभालने को तैयार थी और उसके ससुर उसके बेटे को। ऑटो रिक्शा में अपने ऑफिस जा रही नेहा अपनी माँ को फोन मिलाती है। कभी कभी तो लगता है कि मैंने पिछले जन्म में सोना दान किया था मम्मी, जो ऐसा ससुराल मिला है मुझे। एक तुम थी जो उंगलियों पर मार मार कर मुझे पराठे बनाना सिखाती थी, और एक मेरी सास है जो खुद मुझे पराठे बना बना कर खिलाती हैं। वहां अगर मैं स्लीवलेस पहन लेती थी तो पापा कहते थे रिश्तेदार क्या कहेंगे, और यहाँ मेरे ससुर जी कहते हैं तुम्हें जो करना है करो बहू, रिश्तेदारों से मैं निपट लूंगा। कर ले ससुराल वालों की तारीफ, तेरी दुश्मन थोड़ी ना हूं मैं। अब सबकी किस्मत तुझ जैसी तो होती नहीं बेटा। अच्छी और बुरी शादी में तिल और फोड़े जितना ही फर्क होता है। अगर तिल होठों के पास निकल आए तो ब्यूटी स्पॉट बन जाता है, और वहीं अगर फोड़ा निकल जाए तो दाग। अब फोड़ा होगा या पिंपल ये तो मुझे पता नहीं था, तो ट्रेनिंग तुझे मैंने ऐसी दी कि दोनों ही हालातों में आगे तुझे प्रॉब्लम ना हो। अरे अरे मम्मी तुम तो सीरियस हो गई। चलो मेरा ऑफिस आ गया, मैं फोन रखती हूँ। और हाँ, ऑफिस आज में मुझे कॉल मत करना। आज नेहा का अपने ऑफिस में पहला दिन था और वो पूरे मन लगाकर काम करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही लंच ब्रेक खत्म होता है उसके फोन की घंटी बजती है। बोला था ना मम्मी की कॉल नहीं करना, फिर से कॉल कर दिया। बिना फोन को देखे ही नेहा कॉल उठाकर फोन कान पर लगा लेती है, पर उस तरफ से आवाज आती है उसकी बुआ सास की। बुआ जी आप अचानक कैसे याद किया? अरे कैसे का होता है बहू, कही दे अपनी सास से कॉल आ रही हूं मैं। क्या? बेचारी नेहा, जितनी जल्दी उसने जॉब ज्वाइन की थी उतनी जल्दी ही जॉब को बाय बाय कहने का वक्त आ गया था। रिजाइन कर दिया? तो और क्या करती पापा जी। इसके पहले जब बुआ जी आई थी तो कैसे उन्होंने मेरी बैंड बजा कर रखी थी, मुझे याद है। और वो आती है ना तो कोई एक दिन में तो जाती नहीं। सॉरी पापा जी, ऐसे तो वो आपकी बहन है, पर आप भी जानते ना, अगर वो आई और उन्होंने देखा कि मैं पूरा दिन गायब हूँ और मेरा बच्चा यहाँ है तो क्या बहाना बनाएंगे आप। हर बार तो ये नहीं कह सकते ना मैं मायके गई हुई हूँ।
और मम्मी जी को अगर उन्होंने रसोई में काम करते देख लिया ना, फिर तो मम्मी जी से और ज्यादा काम करवाएंगी। ठीक ही किया बहू तूने। चल अब तैयारी कर मेरे ननद के आने की। दोनों सास बहू मिलकर बुआ जी के लिए गेस्ट रूम तैयार करने में लग जाती है कि तभी सुजाता के फोन की घंटी बजती है। अब मैं कल आऊंगी तो आप मेरे खाली हाथ तो पैर लगेंगी नहीं भाभी, कुछ ना कुछ तो हाथ रखेंगी ही मेरे। तो मैं क्या कह रही थी, अगर मेरे लिए साड़ी लेनी हो तो लाल रंग की लाइयो, और बेडशीट लेनी हो तो वो जो नवा रंग आ रही हो ना, जो ब्राउन भी लागे हल्का हरा भी, वही ले जाओ। वो काय है ना, मैंने अभी अपने कमरे में पेस्टल कलर करायो है, तो साथ में सही जाएगा। नहीं तो फिर काय होता है कि आपकी दई चीजें मेरे मन मुताबिक होती नहीं है, फिर मुझे काम वाली को देनी पड़ती है। अब आपके भी तो पैसे लग जाते हैं और मेरा भी मन नहीं भरता, तो मैंने सोचा सामने से फोन करके बता देती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, बिल्कुल ठीक किया आपने जो सामने से फोन कर दिया। पराई तो है नहीं आपकी जो मन की इच्छा जताने के पहले सोचना पड़े। ठीक है, जैसे आपने बोला है मैं साड़ी भी ले लूंगी और बेडशीट भी। अपने मन की सुनाकर बुआ जी तो फोन रख देती है। वही मैं सोचूं, बुआ जी आने वाली है और अभी तक फरमाइश नहीं आई। कसम से मानना पड़ेगा बुआ जी की गट्स को भी। वो क्या कहते हैं, प्रेम भोकाल है कसम से। आने वाली गिफ्ट जो पता भी नहीं आएगी कि नहीं, उसके लिए ही पहले से ही डिस्क्लेमर दे देती हैं। और जिस बुआ जी की इतनी चर्चा हो रही थी, वो फाइनली अगली सुबह 9 बजे अपने भाई के घर पहुंच जाती है। अरे महेश कैसो है? प्रेम तो एकदम चकाचक लग रहा है हमेशा की तरह। बस आपकी कृपा बुआ जी, आपको देखकर ही खिल जाता हूं मैं। अब घर में कोई बड़ा आया है तो बच्चों के हाथ में पैसे तो आएंगी, इसी बात पर हाथ में 500 की पत्ती धर भर दो बुआ। बुआ जी से मजाक करता है बेटा, मेरी 50 नंद है, तेरी बुआ जी की जेब भरी रहे तो कैसे? उनको देने के बाद बचता ही क्या है मेरे पास? बस दुआएं है तेरे लिए, दुआएं। अरे भाभी, आशीर्वाद लेने की लाइन में इतने पीछे काहे खड़ी हो तुम? इतने दिनों के बाद ननद आई है, पैर भी नहीं छुओगी का? और सर ढककर छूना पैर। सुजाता जरा झुककर अपनी ननद के पैर छूती है। बताओ, यहाँ गिनकर एक ननद है, उसके पैर छूने के लिए भी भाभी से झुका नहीं जा रहा। और वहां मेरे ससुराल में 50 ननद है मेरी। दिन भर फर्शी दिखाई देती है मुझे, क्योंकि कभी किसी के पैर छूने पड़ते हैं, कभी किसी के। पर मजाल है कि पैर बोलकर घुटना छू कर उठ जाऊं मैं। अच्छे से पैर छू ना दूं मैं तेरी सुजाता। और इस सब के बाद बुआ जी बैठ जाती है अपनी भाभी के कमरे में, जहां नेहा उसके लिए चाय लेकर आती है। आप जाकर तेरा चेहरा दिखा बहू, कहाँ गुपचुप बैठी थी? अच्छा वो सब छोड़, घड़ी में काय बज रहा है? 11 बज गए का? नहीं 12 बजे है मम्मी जी के। मेरा मतलब है हाँ 11 बज गए। क्यों, आपको वापस जाना था क्या? बस ये सुनते ही बुआ जी टीवी के सामने सोफे पर बैठ जाती है। अरे भाभी जरा रिमोट पकड़ा ना। वहीं सोफे के हाथ रखने वाली जगह पर रिमोट रखा हुआ है दीदी, हाथ बढ़ाइए मिल जाएगा। मैं यहाँ रसोई में हूँ ना। यही तो अंतर है आप में और मुझ में भाभी। वहां मैं अपनी ननदों को हाथ में पानी का गिलास पकड़ाती हूँ, उनके बोलने के पहले ही सब कुछ सामने हाजिर कर देती हूँ। जबकि मेरी तो 50 ननदें हैं, और यहाँ आने के बाद गिनकर एक कप चाय भी नसीब नहीं हुई मुझे, वो भी इस भीषण गर्मी में। यहाँ जून जैसी गर्मी पड़ रही और किसने शिकंजी तक नहीं पूछी मुझसे। ये पकड़िए रिमोट बुआ जी, और मैं अभी आपके लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। अरे बाप रे, तुम सबके पैरों में तो घुंघरू ही बंधे रहते हैं का? इतनी हड़बड़ी किस बात की है तुझे? ये टीवी चालू करके दे मुझे। कहाँ चलाना आता ये स्मार्ट हुआ टीवी? अभी तो बुआ जी आई ही थी कि पूरा घर उनकी सेवा में, उनके चरणों में नतमस्तक हुआ पड़ा था। पूरे 2 घंटे टीवी देखने के बाद अचानक ही बुआ जी नेहा को अपने पास बुलाती है। जी बुआ जी। ये लिपस्टिक कुछ ज्यादा ही गाढ़ी नहीं लगा रखी बहू तूने? अब सॉरी बुआ जी, अभी पोंछ देती हूँ। पोंछ रही है? अच्छा, मतलब तुझे भी पसंद नहीं है का ये लिपस्टिक? एक काम कर, मुझे दे दे। तू जानती है ना 50 ननद है मेरी, उन्हें ऐसी गाढ़े रंग की लिपस्टिक पसंद आती है। लाकर दे दे मुझे, मैं रख लेती हूँ, वरना बाद में ना तू भूल जाएगी। इसी तरह अपनी बटोरने की आदत से मजबूर बुआ जी कुछ न कुछ बटोरे ही जा रही थी और सभी से अपनी सेवा कराए जा रही थी। इसी तरह 1 हफ्ता निकल जाता है। नेहा अपनी सास के पास जाकर रसोई में उनके कानों में फुसफुसाते हुए कहती है,
और कितने दिन बुआ जी रुकने वाली है मम्मी जी? मेरे लिपस्टिक, आईलाइनर, चूड़िया सब ले लिया है बुआ जी ने। कुछ और दिन वो रुकी ना तो शायद ही मेरे पास कुछ बचेगा। कभी कभी तो मुझे लगता है 50 ननदे बुआ जी को नहीं मुझे ही है। ऊपर से मेरे ऑफिस के काम में जो ग्रहण लगा है क्या कहूँ। अच्छा हुआ जो उस दिन ज्वाइनिंग थी उसी दिन मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। अगर छुट्टी ली होती ना तो लात मारकर बॉस मुझे निकाल देते। एक हफ्ते कोई किसी के घर जाकर बैठता है क्या? अब बैठे तो बैठे पर इतना काम कौन करवाता है? ऐसे नहीं बोलते बेटा, जो भी है वो तेरी बुआ जी है ना, और मेरी बड़ी ननद। वैसे क्या कह रही थी बुआ जी तुझसे? क्या कहेंगी, सुबह 3 सब्जी बनवा चुकी है, अब कह रही है मिक्स वेज की सब्जी बना लो। मैं क्या कह रही हूँ मम्मी जी, बुआ जी तो ऐसे भी बैठकर टीवी देख रही है ना, तो सब्जी उन्हें ही दे देते हैं, बैठे बैठे काट देंगी। हाँ ये भी ठीक है। वैसे बुआ जी तो घर की मेंबर ही है, सब्जी तो काट ही सकती है। और ये खाना खाएगा कौन? उनके भाई भतीजे ही तो। सुजाता कच्ची सब्जियां एक प्लेट में ले जाकर अपनी ननद के आगे रख देती है। दीदी मैं आपके लिए बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ, आप तब तक ये सब्जियां काट दीजिए। बहू भी काम करी है, फिर सब साथ में बैठकर खा लेंगे। 50 ननदे मेरी, अगर इसी तरह मैं भी उनसे काम करवाती ना तो आज 4 गुना शरीर होता मेरा, क्योंकि मेरे पास कोई काम ही नहीं बचता। पर मजाल एक तिनका भी उठवा लूं मैं अपनी ननदों से। अरे भाई ननद छोटी हो या बड़ी, ओहदा उनका बड़ा ही होता है। और यहाँ तो मैं बड़ी हूँ, ऊपर से इकलौती, फिर भी इतनी सारी सब्जियां लग कर रखती मेरे सामने। अरे गलती कर दी क्या भाभी सब्जी बनाने को बोलकर? क्या सुजाता जी, कभी कभी तो आती है मेरी दीदी, क्या जरूरत थी इनको सब्जियां काटने के लिए देने की। दीदी थाली इधर दीजिए, मैं सब्जियां काट दूंगा, आप आराम से टीवी देखिए। अपनी इकलौती बहन का गुस्सा शांत करने के लिए महेश बुआ जी के साइड लेता है। एक शाम नेहा अपनी सास से कहती है, जब से बुआ जी आई हैं दरवाजे के बाहर पैर रखना भी नसीब नहीं हुआ मम्मी जी। चलिए ना हम कहीं घूम कर आते हैं। बुआ जी भी अपनी बचपन की सहेलियों से मिलने गई हुई है, फटाफट से जाकर आ जाएंगे। सही कह रही है बहू तू, अब दीदी बाहर गई है तो 10 घर जाएंगी और अपनी तारीफ करेंगी, फिर अपनी 50 ननदों के काम गिनवाएंगी, तब जाकर कहीं उन्हें फुर्सत मिलेंगी वापस आने की। ठीक है चलो मार्केटिंग करके आते हैं। दोनों सास बहू मिलकर चाट पकौड़े उड़ाती हैं और उसके बाद जैसे ही शॉपिंग की थैलियां लेकर सुजाता और नेहा दरवाजे से अंदर आती है, सामने सोफे पर बैठी बुआ जी को देखकर दोनों के चेहरे का रंग ही उठ जाता है। अरे दीदी आ गई आप, चलिए अच्छा है, वरना अभी आपको ही कॉल करना पड़ता मुझे। वो मैं बाजार गई थी ना, मेरे मायके में एक शादी है तो गिफ्ट तो देनी ही पड़ेगी, और वही ना गिफ्ट लेते लेते अपने लिए साड़ी पसंद आ गई। शादी में जाने के लिए साड़ी भी नहीं थी तो ले ली, 2 साड़ियां लाई हूँ, एक आपको अच्छी लगती है तो रख लीजिए। कभी कभी कहते हैं ना, अगर चोरी पकड़ी जाए तो सामने वाले को भी उसमें हिस्सा दे देना चाहिए। सुजाता भी यही करने की कोशिश कर रही थी। ये कहकर सुजाता जैसे ही एक साड़ी अपनी ननद की तरफ बढ़ाती है, आपकी वाली साड़ी दिखाइए तो भाभी, आपकी वाली ज्यादा सुंदर लग रही है। पर नहीं, अब एक साड़ी लेकर अपने ससुराल में कहाँ ही जाऊंगी मैं, पहनने को नसीब ही कहाँ होगी मुझे ये साड़ी। 50 ननद है मेरी, रोज कोई ना कोई आई रहती है, आते ही साड़ी देख लेगी, अब एक को साड़ी दो तो दूसरी नाराज हो जाएंगी। चलिए कोई ना, दोनों साड़ियां ले लेती हूँ, एक से भले दो। ए बहू तू कुछ लेकर आई क्या, दिखा जरा। मैं तो बुआ जी बाबू के लिए जरा पाउडर और डायपर्स लेकर आई थी। पाउडर तो सही लग रहा है, फायदा करता है क्या बच्चे को? एक काम करिए मुझे दे दे। अब 50 ननदे मेरी, आए दिन किसी न किसी की गोद भराई की रस्म चलती रहती है। उम्र में भी तो इतना फर्क है सबके, एक तो मेरे बेटे से भी 10 साल की छोटी है। वो तो अच्छा है कि भगवान ने अंतड़ियां शरीर के अंदर दी है, वरना बुआ जी कहती 50 ननदे हैं मेरी, अपनी अंतड़ी दे दे मुझे। ठीक है बुआ जी ले लीजिए, मैं बाबू के लिए दोबारा ले आऊंगी। उसी शाम सभी के साथ बैठकर बुआ जी पकौड़ों के साथ चाय का मजा ले रही थी। मैं तो अपनी 50 ननदों को हर वैरायटी के पकौड़े बना बना कर खिलाती हूँ, यह नहीं कि आलू के पकौड़े बनाकर सामने रख दिए। वैसे ये भी बुरे नहीं है भाभी, मन छोटा मत करना, बस ऐसे ही बता रही हूँ। तभी वो होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। दरवाजे से अपनी ननद को अंदर आता देख बुआ जी की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तो यहाँ है आप भाभी, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको, और यहाँ बैठी हैं आप। अरे आंटी जी बस आप ही आई है या आपकी 49 बहनें भी?
अच्छा, मतलब यहाँ भी 50-50 ननदों वाली कहानी सुना दी है भाभी आपने। काहे की 50 ननदे? ले देकर एक मैं ही हूँ भाभी की इकलौती ननद। रास्ते चलते किसी को भी हाय हेलो बहन कैसी हो ऐसे बहन बोलकर ननद मान लेगी भाभी, तो क्या वो ननद हो जाएगी? और वो भी बस सुनाने के लिए। किया तो भाभी ने आज तक किसी का कुछ नहीं है। आए दिन तो बीमार पड़ी रहती है। अपने ससुराल से आकर खाना बनाना पड़ता है मुझे। क्या? पर दीदी तो कह रही थी वो हथेली पर रखती है अपनी ननदों को। ये ननदों कहाँ से आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक अकेली ननद हूं मैं। पिछले 5 सालों से तो मेरी भाभी ने मुझे राखी के पैसे तक नहीं भिजवाए। ये क्या जी हजूरी करेगी मेरी? उल्टा ऐसे नियम बनाकर रखा है कि घर पर ननद आएगी तो खाली हाथ नहीं आएगी, वरना अपशगुन हो जाएगा। जब भी आती हूँ तो इतना लेकर आती हूँ मैं कि क्या बोलूं, और जाते वक्त ना खाली हाथ जाना पड़ता है मुझे। आज तो आपकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई बुआ जी। मुझे नहीं पता था मुझसे भी ज्यादा झूठ बोलने में तेज हैं आप। कसम से भुकाल मचा दिया आंटी जी ने आकर, समाव बांध दी। और बोलिए ना आंटी जी। करेगा बदमाशी तू। दीदी आप दरवाजे पर क्यों खड़ी? आइए बैठिए। बुआ जी आपकी ननद आई है, और ननद का ओहदा तो रिश्ते में बड़ा होता है। जाकर जरा झुककर पैर छुए ना अपनी ननद के। ये झुकेगी? अरे फोन भी इसका नीचे गिरता है तो मैं उठा कर देती हूँ। यहीं जमे रहने का इरादा है क्या भाभी? अपनी तशरीफ उठाइए और चलिए मेरे साथ। बुआ जी तो आज बुरी तरह से शर्मसार हो गई थी। पर कुछ लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं। वो कहते हैं ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। निकलते निकलते भी बुआ जी टेबल पर पड़ी साड़ी अपने पल्लू में डालकर निकलने लगती है। सुना नहीं क्या दीदी आपने? ननद घर से खाली हाथ जानी चाहिए, वरना अपशगुन हो जाता है। साड़ी रख कर जाइए दीदी। आप अपने भाई का अपशगुन थोड़ी ना करना चाहेंगी। यूं तो हर घर में सास बहू की चिक बाजी होती ही रहती है, लेकिन क्या हो जब एक घर में सास बहू के अलावा घर के मर्दों में भी लड़ाई हो। चलिए जानते हैं। नीलम अपने छोटे से परिवार के साथ रहा करती थी, जिसमें उसकी बहू सौम्या, बड़ा बेटा राजीव और छोटा बेटा वरुण रहते थे। ऐसे ही एक दिन सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तभी नीलम वरुण की शादी की बात छेड़ती है। राजीव, मैं क्या सोच रही थी कि अब वरुण की अच्छी नौकरी भी लग गई है, वो अच्छा कमाता है। तेरी शादी हो रखी है, साथ ही अब मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही है। हाँ माँ मैं जानता हूँ, लेकिन आप ये सब क्यों बोल रही हो? अरे इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वरुण की शादी समय से हो जाए। देख वरुण, मैंने एक लड़की देखी है, पूजा नाम है उसका। लड़की बहुत अच्छी है, एक बार तू भी देख ले। तुझे पसंद आ जाएगी तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। देवर जी, आप वो चीज शादी के बाद भी तो कर सकते हैं ना। वैसे भी अगर लड़की अच्छी हो तो हर मुश्किल चीज आसान हो जाती है। लेकिन भाभी अभी हमारा घर भी नहीं है, अगर मैं शादी करता हूँ तो। अरे तो क्या, और घर में दिक्कत क्या है जो तू शादी के लिए मना कर रहा है? टॉयलेट भैया, बाथरूम। हमारे घर में सिर्फ एक ही टॉयलेट है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ जो भी आएगी उसको टॉयलेट की दिक्कत का सामना करना पड़े, जैसे भाभी करती हैं। वरुण की ऐसी बात सुनकर अब सब चुप हो जाते हैं और कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन तभी सौम्या अपने देवर से कहती है, देवर जी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और आपकी वाइफ को भी कोई परेशानी नहीं होगी। भाभी, माँ, भैया, वैसे तो मैं यहाँ से जाने की सोच रहा था, लेकिन आप लोग के यहीं पर रहने की जिद कर रहे हैं। जहाँ तूने अपना बचपन गुजारा है तो वहां से जाना चाहता है छोटे? भैया ये जगह सही नहीं है, यहाँ का माहौल और भी बहुत कुछ है जो अच्छा नहीं है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, बस अब इस बात पर और बहस नहीं होगी। ठीक है, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अपने कमरे में एक टॉयलेट बनवाऊंगा, और इस चीज के लिए आप मुझे नहीं रोकेंगे भैया। माँ, अब लड़की को शादी के लिए हाँ कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, इस घर में दूसरा टॉयलेट नहीं बनेगा। इस घर को घर रहने दो, सरकारी शौचालय मत बनाओ, एक टॉयलेट बहुत है। तो ठीक है, जब तक इस घर में टॉयलेट नहीं बनेगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। अरे वरुण, जिद पर मत अड़ जा। इस घर में दूसरा टॉयलेट नहीं बनेगा। इस घर में नहीं बनेगा, लेकिन मेरे कमरे में तो बनेगा ना टॉयलेट। अब तो मेरे कमरे में बना कर रहूंगा। दोनों भाइयों की लड़ाई देख नीलम राजीव को ही समझाती है। अरे राजीव मान जाना, क्यों इस घर में बहस कर रहे हो तुम दोनों? नीलम की बात सुनकर राजीव कुछ नहीं बोलता। नीलम वरुण की बात मान जाती है और इस तरह वरुण शादी के लिए मान जाता है और अपने कमरे में टॉयलेट भी बनवा लेता है। समय गुजरता है,
गुजरते समय के साथ अब वरुण और पूजा की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद पूजा अपने घर को काफी अच्छे से संभालती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन सौम्या अपने कमरे में लेटी अपना फोन चला रही थी, तभी उसकी दीवार से कुछ रेत उसके फोन और सर पर गिरती है। हाँ? मेरे कमरे में ये रेत कहाँ से गिर रही है? सौम्या पलट कर देखती है तो अपनी दीवार पर सीलन देखती है। सीलन की वजह से ही उसकी दीवार की परत टूटकर उसके ऊपर गिरी थी। ये सीलन कहाँ से आ रही है? आज से पहले तो सीलन कभी नहीं आई। सौम्या उस सीलन की शुरुआत देखती है और वो देखती है कि सीलन ऊपर छत से आ रही है और उसके ऊपर वाला कमरा उसके देवर का था। ये सीलन तो देवर जी के कमरे से आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवर जी का टॉयलेट लीक हो रहा है? जो भी है, एक बार ऊपर जाकर पूजा से बात करनी पड़ेगी। इतना बोलकर सौम्या पूजा के कमरे में जाती है, जहाँ वो पूजा से बात करती है। पूजा, तुम्हारा टॉयलेट लीक हो रहा है क्या? हाँ भाभी, वो क्या है ना, पता नहीं कैसे टॉयलेट का नल टपक रहा है, जिस वजह से पूरा टॉयलेट गिला है। मैंने वरुण जी को कहा है शाम को वो प्लम्बर साथ में लेकर आएंगे। वैसे आपको कैसे पता चला कि मेरा बाथरूम? क्योंकि मेरे कमरे में सीलन आ रही है और ये सीलन तुम्हारे टॉयलेट की तरफ से आ रही है, इसीलिए तो तुमसे बात करने आ गई। वैसे वरुण को बोल देना समय से ठीक करवा दे। अगर ये सीलन बढ़ती गई तो तुम्हारे जेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे, क्योंकि जब वरुण टॉयलेट की जिद कर रहा था तब इस घर में पहले भी एक बार बहस हो रखी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं वरुण को बोलकर सब ठीक करवा दूंगी। पूजा और सौम्या अब अपनी सास के पास जाते हैं और अपना समय अपनी सास के साथ बिताते हैं। देर शाम जब राजीव घर आता है तो उसकी नजर कमरे में आई हुई सीलन पर पड़ जाती है। सौम्या कहाँ? अंदर तो आना जरा। राजीव की ऐसे गुस्से वाली आवाज सुनकर तुरंत सौम्या अपने कमरे में जाती है। क्या हुआ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये सीलन कहाँ से आ रही है? ना तो बारिश हुई है, ना हमारा छत टपकता है, तो फिर ये सीलन कैसे? अब वो पूजा का टॉयलेट लीक कर रहा है। पूजा ने कहा है कि आज शाम ठीक हो जाएगा। राजीव सौम्या की बात का जवाब नहीं देता और चुपचाप चेंज करने चला जाता है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ राजीव के कमरे में सीलन तो बढ़ती जा रही थी। ये देख राजीव अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और वो सीधा वरुण के पास जाता है। वरुण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ भैया, बोलिए ना। ऐसा नहीं, तुम मेरे साथ चलो। राजीव वरुण का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आता है और अपने कमरे की सीलन दिखाते हुए कहता है, ये सीलन देख रहा है? अरे तेरे टॉयलेट ने मेरे कमरे की धज्जियां उड़ा कर रख दिया है। बहुत दिनों से शांत हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब तू बता, इसका क्या करना चाहिए? लेकिन मैंने तो नल ठीक करवा दिया है, उसके बाद भी सीलन। अरे कमरे के अंदर टॉयलेट बनवाएगा तो क्या होगा? खुद तो आराम से रह रहा है। जिसको दिक्कत हो रही है उसी को पता है कि वो अपना काम कैसे करता है। अरे अभी मैं ऑफिस का काम कर रहा था, लेकिन ये दीवार झड़कर नीचे गिर गई। अब बता मैं क्या करूं? अरे भैया, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? अगर आपको काम करना है तो आप कहीं भी कर सकते हैं। हॉल है, माँ का कमरा है, मेरा कमरा है। मुझे जगह जगह जाकर अपना काम करने की आदत नहीं है। मुझसे मेरे ही कमरे में काम होता है। राजीव की ऐसी बात सुनकर वरुण राजीव की बात को इग्नोर करता है और वहां से अपने कमरे में चला जाता है। वरुण टॉयलेट में जाकर ये चेक करता है कि आखिर सीलन आ कहां से रही है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। समय बीतता है और बीतते समय के साथ अब नीलम के दोनों बेटों के बीच रोज लड़ाइयां होने लगी थी। इन लड़ाई को देखकर घर की औरतें भी काफी परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन राजीव और वरुण के बीच लड़ाई हो रही थी, तभी पूजा अपनी सास के पास आती है। माँ जी, मैंने अक्सर सास, बहू, देवरानी, जेठानी में ऐसी लड़ाइयाँ होती देखी है, लेकिन मैं पहली बार इनके बीच में देख रही हूँ। हमें इनकी लड़ाई सुलझाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ माँ जी, पूजा बिल्कुल सही कह रही है। अगर हमें इस घर में शांति चाहिए तो हमें इनका सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। अरे वाह, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर इन सबको मैं क्या करूं जो ये दोनों इस तरह लड़ना बंद कर दे। आइडिया माँ जी। दीदी, मैं इन दोनों की लड़ाई में कूद रही हूँ, बीच में आप दोनों अपनी अपनी राय देना, ठीक है? इतना बोलकर पूजा उन दोनों की लड़ाई में घुस जाती है। भैया, आप वरुण पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे जब पहले सिलन हुई थी तो इन्होंने ठीक करवा तो दी थी, उसके बाद भी आप इन्हीं बोल रहे हैं। देखो पूजा, हम दोनों भाइयों के बीच में तुम बताओ, समझी? ऐसे कैसे ना हो? अरे आप मेरे पति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं चुपचाप सुनती रहूं? अगर नहीं सुनना तो मत सुनो, लेकिन अपनी हरकत सुधार लो, समझी? तुम लोगों की वजह से हम लोगों को परेशानी हो रही है। इस तरह घर में सब एक दूसरे से लड़ जाते हैं
तभी बीच में नीलम कहती है, अरे बस भी करो तुम चारों, जब देखो लड़ते रहते हो। हर घर में लड़ाई होती है लेकिन कोई भी तुम लोगों के जैसे नहीं लड़ता। अरे टॉयलेट ना हुआ, जान की आफत आन पड़ी है। वरुण, तेरे बाथरूम की वजह से राजीव के कमरे में सीलन आ गई है, इसलिए उसके कमरे को ठीक करवाने का काम भी तेरा है, और साथ ही तुझे अपना टॉयलेट भी मेंटेन करना पड़ेगा। अब अगर किसी ने कोई भी बहाना लेकर लड़ने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नीलम के गुस्से के आगे सब चुप हो जाते हैं, और होता भी कुछ वैसा ही है जैसा नीलम कहती है। और इस तरह अब सब शांत हो जाता है। वरुण भी अब अपने भाई का कमरा ठीक करवा देता है और अपने टॉयलेट को मेंटेन करने लगता है। इस तरह फिर कभी उन भाइयों में लड़ाई नहीं होती, और आखिरकार पूजा का आइडिया काम आ ही जाता है, जिसके बाद अब सब सुकून से रहते हैं। किसी की वजह से अगर कोई काम रुकता ही चला जाता है तो लोग उसे पनौती कहने लगते हैं। अरे आज हम लोगों की जूस की फैक्ट्री का माल ट्रक में लद कर शहर जा रहा है, डिलीवरी होते ही पेमेंट भी आ जाएगी। लाखों रुपए का माल है। लेकिन थोड़ी ही देर में रितु का पति दौड़ता हुआ आता है। पिताजी, वो जूस से भरा ट्रक पलट गया, सारा जूस पास की नाली में बह गया। हे भगवान, तेरी शादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैं तो बोल ही रहा था कि इस लड़की की कुंडली बनवा लो, देखा आए दिन नुकसान। बेचारी रितु पर्दे के पीछे से ससुर की बात सुन रही थी, लेकिन करती भी तो क्या, कहती भी तो क्या। अरे रितु, क्यों उदास होती हो? मुझे भरोसा है तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी हो। अरे मेरे पैर में चोट लग गई है, रितु जरा चल डॉक्टर को दिखाते हैं। रितु सास के साथ डॉक्टर के घर जा ही रही होती है कि उसका पैर फंस जाता है और वो सास पर गिर जाती है। हाय रे, पहले से पैर टूटा था, अब ऊपर से मेरे ऊपर गिर गई। भगवान उठा ले मुझे, भगवान। कोई उठाओ तो मुझे। हाँ सासू माँ, लाइए हाथ दीजिए, यहाँ बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे अब तो डॉक्टर भी चला गया होगा। अरे इस लड़की के कारण पता नहीं मैं अपने पैरों पर खड़ी भी हो पाऊंगी कि नहीं। माँ, बहुत घबराहट हो रही है। कल मेरी अपनी खुद की फैक्ट्री शुरू होने वाली है, पता नहीं कैसा रहेगा मेरे लिए बिजनेस। अरे क्यों नहीं बेटा, अच्छा होगा। इतनी लगन और मेहनत जो की है तूने, बस तेरी बीवी का मनहूस साया ना पड़े। अरे जब से आई है कुछ ना कुछ मनहूस होता ही चला जा रहा है। कैसी बात कर रही हो माँ? एक तो वो अपना घर परिवार छोड़कर हमारे लिए यहाँ आई है, और तुम हो कि। दिन बीतते हैं और एक दिन। निकल इस घर से, मैं कहती हूँ निकल। जब से यह लड़की मेरे घर की बहू बनी है, हर जगह घाटा, हर जगह नुकसान। कभी सास का पैर टूट रहा है तो कभी जूस का ट्रक ही गिर जा रहा है। अरे अब तो हद ही हो गई। मेरे बेटे का इतना भारी एक्सीडेंट कि वो कोमा में चला गया। वो तो शुक्र है कि जान बच गई। नहीं, हम ऐसी लड़की को अपने घर में रख ही नहीं सकते। अब तो रितु को भी लगने लगता है कि वो मनहूस है। वो चुपचाप घर छोड़कर निकल जाती है। चलते चलते रितु एक जंगल में झोपड़ी में पहुंच जाती है, जहां एक साधु तपस्या कर रहे होते हैं। आ गए बेटी, क्यों परेशान होती है? ये तो जीवन का नियम है। इंसान हमेशा नकारात्मक चीजों को ही सुनता, देखता और समझता है। किसी की अच्छाई उसे नजर ही नहीं आती। आपने मुझे बेटी कहा है तो शरण भी दे दीजिए बाबा। मैं आपका सारा काम कर दिया करूंगी, बस आपके जीवन में मेरे जैसी बेटी की वजह से कुछ बुरा ना हो। साधु आंख बंद करके मुस्कुराता है और रितु उनके घर की बेटी बन जाती है। पिताजी, भोजन तैयार है, आकर खा लीजिए। बेटा, जो भोजन तूने बनाया है उसमें सांप का जहर है, वो खाकर मैं मर सकता हूँ। नहीं पिताजी, खाना तो मैंने अपनी आंखों के सामने बनाया है, यहाँ तो कोई सांप आया ही नहीं। ठीक है, फिर ला मैं खा लेता हूँ। साधु खाना खाने जाता ही है कि खाना रितु के हाथ से गिर जाता है और वो खाना बिल्ली खा जाती है।
बिल्ली उस खाने को खाते ही मर जाती है। नहीं पिताजी, मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया। मुझे इस बात का पता नहीं पिताजी। मैं ये बात जानता हूँ, खाने में जहर का मिलना और इस खाने का गिरना ये तो पहले से ही तय था। इसमें तुमने कुछ नहीं किया है बेटी। रितु समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। वो रोने लगती है और साधु को अपनी सारी कहानी सुना देती है कि कैसे उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती मान लिया था। साधु मुस्कुराकर कहता है, बेटी क्या चाहती हो तुम? क्या तुम जीवन भर यहाँ रहना चाहती हो या फिर अपने ससुराल जाना चाहती हो? पिताजी, मैं ससुराल जाना चाहती हूँ क्योंकि वहां मेरी जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वाले मुझे पनौती यानी कि मनहूस ना समझे। उन लोगों को पता चले कि मैं उन लोगों का भला ही चाहती हूँ। ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा। तो कल मेरे साथ चलना। दोनों अगले दिन रितु के ससुराल जाते हैं, जहाँ साधु के साथ रितु को देखकर सास कहती है, अरे वाह रे करम चली, हम लोगों के घर में तूफान लाकर चैन ना मिला तुझे। जब जादू टोटका करने के लिए ये बाबा बाबा बुलाकर किसी को लेकर आई है। नाना माँ जी, ये तो मेरे धर्म के पिताजी हैं। मुझे ससुराल वापस छोड़ने आए हैं। ये तो बस पिता का धर्म निभा रहे हैं, इन्हें कुछ मत कहिए। वाह जी वाह, 4 महीने बाद आज ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ और ये मनहूस फिर से आ गई। इस बार क्या जान लेके जाएगी? अरे मेरी भी सिर्फ टांग में फ्रैक्चर था, अब ये आ गई है तो पक्का टांग काटनी ही पड़ेगी। हे भगवान, पिछली बार तो जूस का पूरा ट्रक ही पलट गया था, इस बार तो पक्का फैक्ट्री में ताला ही लग जाएगा। रितु के नए साधु पिता सबकी बात गौर से सुन रहे थे। फिर वो बोल पड़ते हैं, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो साथ में गोला लाए थे। उस गोला में वो सबको कुछ दिखाते हैं। वो दिन दिखाते हैं जब जूस से भरा ट्रक गिरता है। पास के कुछ जानवर उस गिरे जूस को पीते हैं और वहीं मर जाते हैं। देखो, इस जूस में तुम्हारे फैक्ट्री के मैनेजर ने जहर डाला था। अच्छा हुआ वो ट्रक गिरा, वरना पूरा परिवार जीवन भर के लिए जेल में होता। हे भगवान, तब तो न जाने कितने लोगों की मौत हो जाती इस जूस को पीकर। शुक्र है भगवान का, अनहोनी से बचा लिया। और वो दिन देखते हैं जब पति का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन रितु के करवा चौथ के व्रत के कारण वो बच जाता है, वरना तो मृत्यु निश्चित थी। सभी रितु की तरफ देखते हैं। बाबा, मैं तो मनहूस नहीं हूँ। शुक्रिया बाबा, मेरे मन में जीवन भर का बोझ रहता कि मैं इन लोगों के दुख का कारण तो नहीं। नहीं नहीं बेटा, मनहूस तो ईश्वर किसी को नहीं बनाता। हर चीज का एक वक्त होता है और जो होना है वो तो होता ही है। मुझे माफ कर दे बहू, तू तो इस घर की लक्ष्मी है, रक्षक भी है। हम लोगों को माफ कर दे बेटा। रितु को ससुराल में छोड़ बाबा वापस चले जाते हैं।